नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 25 लाख मतदाता भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। 239 उम्मीदवारों के जम्मू एंड कश्मीर में दूसरे चरण का इलेक्शन होना है और इसी के मद्देनजर 26 सीटों पर यह कंटेस्ट होगा। इसमें कौन कहां पर किस स्थिति में है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे और अब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। तो सर बताइए, मतलब वहाँ क्या हवा है, किसके पक्ष में हवा चल रही है? दूसरे चरण में जो 26 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उस इलाके का क्या हाल है? आपने बिल्कुल सही कहा हिमांशु के मैं पिछले दिनों जब वहाँ था तो मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में और क्या घटनाक्रम है जानने के लिए बहुत से लोग जो दूसरे राज्यों के भी हैं वो भी उत्सुक रहते हैं। और यूं ही नहीं, हम लोग कश्मीर को भारत का मुकुट कहते हैं और हर व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है कि कभी कश्मीर घूमने जाएंगे। हमारे लिए तो स्विट्जरलैंड वही है, स्वर्ग है धरती का, लोग कहते हैं। और कश्मीर बचपन से लोग किताबों में और कहानियों में पढ़ कर सुन कर फोटो और वो सब कुछ अपना सा लगता है। वो जाहिर है कि वहाँ क्या होता है चुनावी तौर पर, इस बात की सबों को कहीं ना कहीं एक फ़िक्र भी है और जिज्ञासा भी। फ़िक्र इसलिए है कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और ये 10 साल बहुत बुरे गुजरे हैं। 10 साल के पहले भी जो दौर था वो भी बहुत बुरा गुजरा था। याद करें वो 2007, 8, 9 वो जो दौर जिसमें उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, 2008 के बाद 2008 से 14 तक वो पत्थर जो चला करते थे, पत्थरबाजों के लिए फेमस हो गया था जम्मू कश्मीर। 2014 में फिर याद करें कि कैसे चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का बेमेल गठबंधन वहाँ बनाया गया। और वो बेमेल गठबंधन 4 साल जब तक चला, 2018 तक, तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं चला। हमेशा यही लगता रहा कि अब गिरा और तब गिरा। और उसके बाद फिर 2018 में वो सरकार के जाने के बाद राष्ट्रपति शासन, और फिर 2019 में 5 अगस्त को आपको याद होगा कैसे 370 हटाया गया और उसके बाद से फिर सेना फौज भर गई। तब से लेकर के अभी तक हालात थोड़े तो शांत हैं, पर ये जो शांति है ये तूफान के पहले की शांति है या फिर कुछ परमानेंट पीस वहाँ पर शांति आ गई है, ये समझना ज़रूरी था। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो फ्लाइट में यही सब सोच रहा था कि किस कश्मीर को देखने जा रहा हूँ, क्योंकि 370 के बाद जब मैं वहाँ गया था तो बड़ा बुरा हादसा हुआ था। कहीं कैमरा निकाल करके हम लोगों ने शूट करना शुरू किया। और मैं श्रीनगर की बात बता रहा हूँ। हैदरपुरा एक जगह है जहाँ अब्दुल गनी लोन, जो अब इस दुनिया में नहीं है और अलगाववादी नेता थे, तो उनके घर के पास, और कहीं से आए और लोगों ने बिना कोई वार्निंग, बिना किसी बात करके हमारे कैमरे तोड़ना शुरू कर दिया, हमारे कैमरामैन को मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग हमारी तरफ भी लपके और हमें पकड़ लिया। तो वो इस बात को भी बताने के लिए तैयार नहीं थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, सामान्य लोग, कॉमन पीपल। हमने कहा हुआ क्या है, क्यों आप मार रहे हो, क्या बात है? अरे आपने 370 हटाए और इस तरह की बातें। मतलब उस वक़्त इंडिया वाले ये इस तरह के लाइनों का प्रयोग हम लोगों ने कहा ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, हम शूट नहीं करते हैं। हमने कैमरा बंद किया और गाड़ी में रखे। गाड़ी देखी उन्होंने, हमारी गाड़ी तोड़ दी, इतने लात मारे और डंडे मारे। आप ये समझ लें कि वो दौर, मैंने इस घटना का उदाहरण इसीलिए दिया, दिमाग में था जब मैं गया था, क्योंकि ये घटना श्रीनगर में हुई थी जहाँ पर 100 मीटर पर आज भी और तब भी फ़ौज खड़ी होती है। फ़ौज वाले दूर से देख रहे थे, लेकिन उनको ये इंस्ट्रक्शन होता है कि उनको अपने पोस्ट नहीं छोड़ने हैं। ये कानून व्यवस्था जो है संभालना, ये उनका काम नहीं, ये पुलिस वालों का काम है। पुलिस थी नहीं वहाँ पर। खैर किसी तरह से हालात को संभालते हुए हम वहाँ से चले और गाड़ी वाले को फिर हमें दंड में पैसे भी देने पड़े और इस तरह की स्थिति वहाँ थी। इस बार जब चुनाव हो रहे थे और कवरेज पे जाना था तो लग यही रहा था कि हालात तो बदल ही गए होंगे ना, क्योंकि जब चुनाव कराया जा रहा है तो। और ये सोच करके जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उस इलाके से
पास करते हुए तब भी ऐसा लग रहा था पहले दिन दूसरे दिन कि ये बड़ा डेंजरस है। वो घटना हाँ, बार दिमाग में अक्स में थी, लेकिन उसको पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे आपके साथ पत्रकारिता में इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये अनुभव है जो आपको सतर्क भी करता है। और इस बार मैं थोड़ा और एहतियात के साथ प्रोसीड कर रहा था। मैं किसी भी जगह कैमरे नहीं निकाल रहा था, कहीं पे भी पत्रकार वाला काम जो हम बाकी देश में हर जगह कर लेते हैं, वहाँ पर बहुत सोच समझ करके अभी भी करना पड़ता है, तो वो कर रहा था। पर मुझे महसूस हुआ कि बदलाव तो है, वो संगीनों के साए में हो, वो फौज की मौजूदगी में हो, तो भी इस बात को महसूस किया जा सकता है कि वहाँ पर हालात पहले से बेहतर हुए हैं। वो हालात जो परहैप्स कभी नहीं थे अभी के पहले। साल 2003 से मैंने वहाँ जाना शुरू किया जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पर SKIC है, श्रीनगर में एक इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं। तो आप ये समझ लें कि उन जगहों पर कार्यक्रम बड़े सुरक्षा को बहुत चाक चौबंद करके ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे, और ऐसा लगता था जैसे छावनी हो गया। डल के पास, डल झील के पास वो जगह है SKIC। तो अब इस बार मैंने देखा कि बड़े बड़े कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो स्टेडियम में हो रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो यूं घूम रहे हैं गलियों में, जहां पर पहले कोई चुनाव प्रचार नहीं करता था, जीप के ऊपर झंडे लगा करके और लाउड स्पीकर लगा करके। यह सिलसिला पिछले 20 सालों में, 25 सालों में जम्मू कश्मीर में नहीं देखा गया था। तो हालात कैसे हैं, पहले तो ये आपको बताने के लिए हमने इन उदाहरणों को इसीलिए याद किया कि एक बदले हालात में चुनाव हो रहे हैं। अब ये हालात, जैसा कि मैंने बताया कि वो संगीनों के साए में अगर है भी, तो पहले भी संगीन थे, पहले भी फौज थी, लेकिन हालात तब कंट्रोल में नहीं थे। तो इसमें केवल फौज को ही श्रेय नहीं देना है, ये भी ध्यान में रखना है। फौज तो अपना काम करती है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक वहाँ के लोग, वहाँ की जो आवाम है वो भी अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तैयार न हो, तो जाहिर है कि वो शांति नहीं आएगी। और मैंने इस बार पाया कि जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। श्रीनगर में आप जाएंगे तो आपको तमाम वो ब्रांड्स जो कि आपको दिल्ली में और लखनऊ में दिखाई पड़ेंगे, वो सारे ब्रांड्स आपको वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ न कुछ ऐसे बदलाव का द्योतक है जिसमें लोग जो हैं वो तमाम सुख सुविधाएं वो भी चाहते हैं एंजॉय करना, जो कि देश दुनिया में बाकी लोग कर रहे हैं। कितने दिन झेलेंगे वो जो टूरिस्ट्स का आवागमन है। टूरिस्ट्स के सामने सही पिक्चर शायद नहीं आती है, क्योंकि टूरिस्ट तो सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है और उनका थोड़ा डेस्टिनेशन भी बड़ा सीमित होता है कि वो जाएंगे और शालीमार निशात बाग जाएंगे और डल झील जाएंगे और वो कुछ और जगहों पर घूमेंगे और फिर चले आएंगे। लेकिन कश्मीर तो उससे ज़्यादा आगे और बड़ा है। लेकिन टूरिस्ट के आगमन से जिस तरह के फ़ायदे वहाँ के लोगों को हो रहे हैं वो भी एक अपने आप में लोगों को अच्छा लग रहा है। और यही इंटीग्रेशन की जो है मुझे सबसे बड़ी वजह दिखाई पड़ी। हालांकि 370 का जो दर्द है उसकी स्क्रैप होने का, वो दर्द भी लोगों के भीतर बहुत ज़्यादा है और वो चुनाव में एक इशू है। बावजूद इसके ये देखना वहाँ अच्छा था कि अपने तमाम मसलों के बावजूद, अपने नाराज़गियों के बावजूद वहाँ के लोग किसी भी आम भारतीय की तरह चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र आपने भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ जीतना थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है। अब तब जो इजी लग रहा था, क्या आप जब गए वहाँ लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी, तो क्या वो इजीनेस भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ के लोगों के अंदर है? क्योंकि 370 हटाने का पूरा जिम्मा, पूरा जो आरोप है उन बीजेपी पे ही मढ़ा जाता है और वो भी अभी सत्ता में है। तो
इन हालातों में वहां के लोग 370 से क्या इतने नाराज हैं कि 61% लोग पहले चरण में वोटिंग के लिए निकले? ये नाराजगी की वजह से निकले या फिर कुछ बदलाव, कुछ अलग सोच की वजह से निकले? क्या, किस तरह से इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात 370 या नो 370 घाटी में कभी भी अच्छे नहीं थे और ना आज है। आप जम्मू कश्मीर को चनाब घाटी और झेलम घाटी, इन दोनों घाटियों में बांट करके देखिए। जो जम्मू का हिस्सा है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कि चनाब घाटी वो बहुत अच्छा करती है, और उसने 2014 में भी अच्छा किया था जब 37 सीटें थीं। आज तो सीटें बढ़ गई जम्मू की, 37 सीटें थी, उसमें से भी वो 25 लेकर आई थी, 25 आउट ऑफ 37। जो झेलम घाटी है उसमें उसको एक भी सीटें नहीं मिली थी, जबकि 46 यहाँ पर सीटें हैं। अब 47 हो गई हैं, अब 47 हो गई हैं और जम्मू में 43 हो गए, 43। तो 47 एंड 43 मेक 90, तो 90 सीटें हैं। इधर भी बढ़ गई एक सीट, जम्मू की बढ़ गई 6 सीटें। तो जाहिर है कि जम्मू में जो पॉपुलेशन है वो अधिकतर हिंदू पॉपुलेशन वहाँ रहता है। जो माइग्रेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के पंडित्स, वो भी वहीं रहते हैं ज़्यादातर। उसमें से कुछ जो है दिल्ली चले आए, तो दिल्ली और वहाँ। और ये भी बताते चलें कि पोलिंग बूथ जम्मू में भी बनाए गए हैं कश्मीर वालों के लिए और दिल्ली में भी बनाए गए हैं। मतलब जो लोग विस्थापित हैं उनके वोट भी डलेंगे। तो श्रीनगर के जितने भी लोग जो चले गए थे, माइग्रेंट्स हो गए थे, जम्मू आके बस गए, और लेकिन वोट तो उनका वहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी जम्मू में समर्थन है, उनको वो मिलेगा, लेकिन घाटी में समर्थन बावजूद इसके कि वो उसने बहुत प्रयास किए हैं, उसको उस तरह का समर्थन नहीं है। एकमात्र सीट, हालांकि उन्होंने 7 जगहों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, और मैं अनंतनाग भी गया था, वहाँ भी उनके उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन जहाँ उनको जीत या नंबर 2 की पोजीशन मिल सकती है वो है श्रीनगर शहर का जो डाउनटाउन इलाका कहलाता है, जो पुरानी आबादी वाला इलाका कहलाता है, हबकदल। हबकदल में ही सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित रहा करते थे। एक दौर में वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का चुना जाना तय माना जाता था इलेक्शन में। फिर धीरे धीरे जो मिलिटेंसी है वो बढ़ती गई, तो क्या हुआ कि लोग जाने लगे, और सबसे देर से हबकदल के ही लोग गए। 89 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई 1989 में, तो बाकी जगहों के जो पंडित थे वो तो तुरंत निकलने लगे। अगर वो पंपोर में रह रहे हैं या पुलवामा में रह रहे हैं या बडगाम में रह रहे हैं तो वो तो निकलने लग गए, लेकिन अनंतनाग में रह रहे हैं वो सब निकलने लगे। लेकिन बहुत आबादी में रहा करते थे हबकदल में, श्रीनगर के पास रहा करते थे, तो वहाँ से वो धीरे धीरे निकले। और आज भी हिमांशु, हबकदल की जो असेंबली है उसमें 15 घर या 20 घर अभी भी कश्मीरी पंडित रहते हैं वहाँ पर, और मुस्लिम आबादी के बीच रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो सतर्क रहते हैं, थोड़े डरे हुए रहते हैं, हमसे किसी ने भी बात नहीं किया, ये हकीकत है, लेकिन वो वहाँ पर हैं। मैंने भी इंसिस्ट नहीं किया कि अगर बात करने से कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ऑफेंस ले लेता है तो क्यों वो बात करे, तो मैंने भी उनको कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस पूछने चला आया था। तो हबकदल सीट के में 2002 में वहाँ से एक कश्मीरी पंडित जीते थे, उसके पहले 96 में भी जीते थे, उसके बाद मतलब अभी पिछले 2 बार से वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत रही हैं। शमीम फिरदौसी, फिर से चुनाव होना है बुधवार को, लेकिन इसके पहले 5 बार लगातार कश्मीरी पंडित जीते थे, लेकिन अब कश्मीरी पंडित वहाँ है नहीं। और वोटिंग आपने बताया 61% क्यों, तो वो इसीलिए है कि देखिए ये बहुत सही बात आपने पकड़ी कि अमूमन क्या हो रहा था वहाँ पर 12%, 15% पोलिंग होकर के और लोग सरकारें बना रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारी नाराज़गी है, हम दिल्ली के आदेश को नहीं मानेंगे। एक बागी वाला मिजाज था। इस बार जो है वो बार बार मुझे ये बात सुनने में अजीब भी लगती है, लेकिन मुझे हर जगह के लोगों ने कहा, चूँकि वो समझ जाते थे कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ,
मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, पाकिस्तान के पास तो खुद कुछ नहीं है, वो हमें क्या देगा, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हमें ऐसा क्यों समझा जाता है कि हम दूसरी जगह के हैं। उनकी नाराज़गी जो है वो इस तरह से बाहर आती थी, नाराज़गी है। तो जो वोट परसेंटेज हाई है, बेसिकली 370 के ख़िलाफ़ अपनी बात कहने का उनके पास ज़रिया जो है वो वोट है। उमर अब्दुल्ला जो मेन प्लेयर हैं आज की तारीख में, जिनके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, उन्होंने कहा है 370 हम वापस करेंगे। वो करेंगे नहीं करेंगे, संभव भी है कि नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने चुनावी एक अपना शिगुफा फेंक दिया। हाँ, वो उनका पोल प्रॉमिस है। राहुल गांधी चुप है, कांग्रेस वाले इस बात को प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। वो स्टेटहुड की बात करते हैं कि हम आपको स्टेटहुड वापस कर देंगे। तो यूनियन टेरिटरी से पहले तो स्टेटहुड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उन्हें एक विशेष दर्जा था। तो नाराज़गी जो है कश्मीरियों की ख़ास तौर पर, और ये नाराज़गी आपको जम्मू में भी, हिंदुओं में भी दिखाई पड़ती है। हिंदुओं में भी इसलिए दिखाई पड़ती है कि मैंने देखा वहाँ पे कि बहुत से प्रोटेक्शंस थे जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की वजह से। वो प्रोटेक्शंस जाते रहे, जैसे कि उनकी ज़मीन कोई बाहर से आकर के नहीं खरीद सकता है 35 से, तो वो चला गया। नौकरियों में केवल वहीं के लड़के कम्पीट करते थे वहाँ की नौकरियों के लिए। अब आपको यूपी बिहार के लड़के भी पता चला वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली, वहाँ के कश्मीरी लोगों का कहना है कि दो ध्वस्त रही है पिछले 15-20 साल। तो हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे कम्पीट करेंगे दिल्ली वालों से? हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाए। अब आप उनको कह रहे हो कि नहीं, नौकरियों में तो सब बराबर बैठेंगे। तो अभी कुछ नौकरियां निकली थी जम्मू कश्मीर में, और पाया ये गया है कि उसमें बहुत से बाहर के लड़के कम्पीट करके ज्वाइन करने पहुंच गए। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी, पूरे देश की तरह कुछ हुआ ही नहीं है। अगर पिछले 25-30 सालों में, तो बेरोज़गारी तो बढ़ेगी ही। कोई इंडस्ट्री नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, टूरिज़्म बैठ गया, तो बेरोज़गारी, ज़रूरत से ज़्यादा लोग पढ़ पढ़ करके बैठे हुए हैं। और अचानक नौकरी अगर निकलती है तो उसमें पता चला कि बाहर के लोग आकर के नौकरी, तो ये सब कुछ बड़ा जेन्युइन सा मुझे उनकी शिकायतें लगी। इसमें कहीं कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मसला नहीं था। तो मैंने पाया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी जो बातें हैं वो ज़्यादा उनको परेशान कर रही हैं। जैसे कि अमूमन ऐसा कम होता है, घरों के जो बिजली के मीटर होते हैं, वो बिजली के मीटर तो आपको घर के भीतर ही लगे होते हैं ना, सीढ़ी के नीचे लगा दिया या कहीं पे आपने जहाँ बताया वहाँ लगा दिया, ढक्कन बंद रहता है। वहाँ सारे जो बिजली के मीटर हैं घर के बाहर खंभे पे लगे होते हैं। बिजली का जो खंभा होता है, जो तारों का झुरमुट होता है, उसी में डंडे निकाले रहते हैं और उन डंडों में ही मीटर फिट कर दिया है। अच्छा। तो क्या होता है कि सरकारी मुलाजिम आएगा, वो सीढ़ी लगा के चढ़ के देखेगा और बोलेगा हाँ जी तुम्हारा हो गया 6,000, तुम्हारा हो गया 12,000। अब ये कुछ कह ही नहीं पाते हैं, इनको समझ नहीं आता है कि 12,000 कैसे हो गया हमारा, 6,000 कैसे हो गया, मीटर तेज तो नहीं भाग रहा। अच्छा, ये समस्या स्मार्ट मीटर्स के साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। पर जब आप अपनी मीटर को देख पाते हैं कि मैंने अब ऑफ कर दिया अपने घर का मेन स्विच, तो देखो बंद है कि नहीं है, यूं ही तो नहीं चल रहा है, तो थोड़ा आश्वस्त होते हैं कि नहीं बंद है, ऐसा नहीं है कहीं हम एसी ज़्यादा तो न चला रहे हैं। वहाँ पर भी हो सकता है कि जायज़ हो बिल, क्योंकि वहाँ पर बिजली का बड़ा प्रयोग करते हैं, ठंड ज़्यादा है, तो नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए हीटर है, पानी वहाँ तो बर्फ़ जम जाएगा अभी कुछ दिनों में, फिर नल से पानी ही नहीं निकलेगा, तो बर्फ़ डाल करके उसको गर्म करके पानी बनाना पड़ता है उसमें से, तो बिजली का इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा बिजली का बिल बहुत बड़ी समस्या। चावल हम खाते हैं, हमें क्यों अनाज 4.5 किलो मिलते हैं, हमें ज़्यादा क्यों नहीं मिलता है? प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने 10 किलो का अनाउंसमेंट कर दिया। तो उनकी उम्मीदें भी हैं और नाराज़गी भी है। अब इसको वहाँ के जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वो कैसे टैप करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उमर अब्दुल्ला, उनकी विरासत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है, शेख अब्दुल्ला के पोते हैं। शेख अब्दुल्ला आप जानते हैं कि नेहरू जी के साथ उन्होंने जिस तरह का उनका दोस्ताना संबंध था, वो एक रियासत थी, उसके वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर चीफ मिनिस्टर हुए, और धीरे धीरे करके उनका परिवार ही सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार हो गया। दूसरा परिवार जो अनंतनाग बिजबहेरा से ताल्लुक़ रखता है वो है मुफ्तीज़ का परिवार। मुफ्ती का मतलब होता है जैसे
पुजारी, क्लरिक है ना, तो वो बिजबहरा के हैं, वो जो अनंतनाग के करीब है। अनंतनाग से अमरनाथ जी की गुफा जाए जाती है, तो वो एकदम सुदूर हो गया। तो वो दूसरा परिवार है। मैंने देखा कि जो पीडीपी है उसका मार्केट डाउन है, इसलिए कि 2014 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इस बार तो अकेले कंटेस्ट कर रही हैं। अब इस बार अकेले कंटेस्ट कर रही हैं। तो मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती जो मुख्यमंत्री बनी थी 2014 में, उनकी बेटी है इल्तिजा, वो खड़ी हैं, चुनाव लड़ रही हैं बिजबहरा से, जो कि पारंपरिक उनकी अमेठी है, वो समझ लीजिए आप। तो वो बिजबहरा से चुनाव पहले ही चरण में मतदान था, हो गया उनका, तो वो जीत सकती हैं। पुलवामा में चुनाव लड़ रहे हैं वाहिद पारा, जो कि उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ चुके। पुलवामा में वोटिंग हो गई। अब इस बार जो है उमर अब्दुल्ला हैं कैंडिडेट, जो दूसरे चरण में होना है, और आप जान रहे हैं उन पर सबों की निगाहें, क्योंकि वो हार गए थे चुनाव लोकसभा का, तो विधानसभा चुनाव वो जीतने जा रहे हैं कि नहीं जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी पार्टी जीतती है और कांग्रेस गठबंधन जीतता है तो वो मुख्यमंत्री हैं, तो सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, जैसे जम्मू में रविंदर रैना है, नौशेरा से खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे हैं। तारिक कारा हैं जो चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस पार्टी है उसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शेल्टांग जगह है श्रीनगर में, उसके उम्मीदवार हैं। अल्ताफ़ बुखारी नाराज़ होकर के पीडीपी छोड़ आए थे, क्योंकि बीजेपी के साथ चली गई थी पीडीपी, उन्होंने अपनी पार्टी बना दी, जिसका नाम ही अपनी पार्टी है। वो भी खड़े हैं चानापोरा से श्रीनगर में। तो श्रीनगर जा रहा है चुनाव में, जो चुनाव बुधवार को है, श्रीनगर में और बडगाम में और गांदरबल में। ये गांदरबल कौन सा जगह है? गांदरबल वही जो कि अब्दुल्लाज का अपना बेस है। जैसे अब्दुल्ला परिवार का जो बेस है, वो जैसे अमेठी उनकी कह लीजिए, वो गांदरबल है, तो वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और दूसरी जगह पे उन्होंने सीट चुन ली है। अमेठी मत कहा करिए, रायबरेली कहा करिए। अमेठी में अमेठी रायबरेली, डेंट। हाँ दोनों कह देता। नहीं तो डेंट तो लग चुका है। 2014 में उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए थे गांदरबल से, जो कि शेख अब्दुल्ला वहां से जीते, फारूक अब्दुल्ला वहां से जीते, उमर अब्दुल्ला हार गए थे। इस बार ठीक है। फिर लड़े हैं, इस बार वहां से लड़ रहे हैं, पर उन्हें डर लग रहा है कि मुझे पुलवामा से, मुझे बारामूला से हरवा दिया लोकसभा चुनाव, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं हार जाऊं। तो उन्होंने दूसरी सीट भी चुन ली है, बडगाम। अब यहीं पर आता है एक कैरेक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने हराया था उमर अब्दुल्ला को? इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद। अब ये जो है एक नया कैरेक्टर बन के उभरे हैं, इंजीनियर राशिद। इनका नाम है शेख अब्दुल राशिद। ये इंजीनियर हैं, और ये इनके ऊपर यूएपीए के एक्ट लगे थे, पिछले 5 सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। इन्होंने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पर्चा दाखिल किया, कोई सोच भी नहीं सकता था, और बारामूला से लोकसभा चुनाव उन्हें हरा दिया, और अच्छी खासी वोट से हराया। वहाँ एक और पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन जिसके बड़े नेता है, वो भी बारामूला से खड़े थे, उनको भी हराया और उमर अब्दुल्ला को भी हराया। सोचिए कितना प्रभावशाली उनका था। लेकिन उनके बारे में इस बार मैंने वहाँ सुना कि वो दिल्ली के आदमी हैं। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो बीजेपी के आदमी। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो उनकी अपनी पार्टी है जिसका नाम AIP है, आवामी इत्तेहाद पार्टी। बोला देखिए किस समय बेल उनको मिला है। लोकसभा चुनाव तो जेल से रह कर लड़ लिए, और देखिए विधानसभा चुनाव में उनको 20 दिन का बेल दे दिया है, जाकर के वोट तोड़ दो, वोट बांट दो, ताकि किसी को गठबंधन, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत ना आए, इसीलिए उन्हें भेजा गया है। बोले वो अच्छा ये बात है। तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। सबकी निगाहें हैं कि क्या जो युवा है, जो उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, उनको वोट देता है क्या। एक ये बड़ा फैक्टर है। दूसरी है कि जमात इस्लामी बहुत सक्रिय, और चुनाव में भाग नहीं लेना है, हमेशा यही कॉल दिया करती थी पहले वो, इस बार, और वो बैन है। इस बार मैंने देखा कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं, और उनका समर्थन कर रहे हैं इंजीनियर राशिद। अब वो भी बड़े प्रभावशाली लोग हैं भाई। जमात इस्लामी हर जगह जो है अलगाववाद को बढ़ावा देती थी, तो उसकी पकड़ वहाँ थी। अब इस बार उन पे भी नज़र है। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंजीनियर राशिद के उम्मीदवार हैं,
अपनी पार्टी जैसे पार्टी अल्ताफ बुखारी जिसकी बात हमने कही, जो पीडीपी से अलग हो गए थे, उनके उम्मीदवार हैं। ये जो अलग अलग तंजीमें हैं छोटी छोटी, अपने अपने इनके प्रभाव क्षेत्र हैं, इनसे जो आने वाले हैं लोग कितने जीतते हैं इस बार यही तय करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू में अच्छा करेगी, पर जैसे पिछली दफ़ा उसने 37 में 25 लिया था, हो सकता है कि इस बार 43 में और बढ़िया करे, लेकिन वहाँ बहुमत के चाहिए 45। तो अकेले वो 43 सीट में 43 भी जीत जाएगी तो भी उसे 2 सीटें तो घाटी की चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए, और वो भी बड़ा गजब का हो जाएगा। क्योंकि इस बार गठबंधन तो किसी के साथ है नहीं। तो क्या वो आज़ाद उम्मीदवार वोट करेंगे? एक तो हो गया बीजेपी के अगर कॉम्बिनेशन काम करते हैं तो। दूसरा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर के एक बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, 45 का बहुमत चाहिए। और पिछली दफ़ा 2014 में जब चुनाव हुए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 और कांग्रेस 12, बहुत कम सीटें आई थी। पर वो दौर भी देखा है जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले 57 सीट लाकर 1996 में सरकार बना चुकी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे प्रदेश में है, वो जम्मू में भी है, वो श्रीनगर में भी है, वो विभिन्न जगहों पर उसका फैलाव है। ऑब्वियसली वो जम्मू रीजन में कमज़ोर है और इस तरफ मजबूत है। जो साउथ कश्मीर कहा जाता है, जहाँ पर पीडीपी का, अनंतनाग वाला इलाका जहाँ पीडीपी का प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ भी उसका अपना इस बार मैंने देखा कि बहुत अच्छा है। तो अगर मान लीजिए कि वो 45 से थोड़ी पीछे रह जाती है गठबंधन, तो फिर ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाती है जम्मू में, क्योंकि जम्मू का इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि आप लड़ लीजिए, इधर का हमें दे दीजिए, हम संभालते हैं, कुछ आप यहाँ लड़िए, कुछ हम उधर लड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा आप उधर लड़िए जम्मू, हम ज़्यादा श्रीनगर कश्मीर लड़ते हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ मामला बढ़ रहा है, बहुमत किसी को भी नहीं आ रहा है। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार और छोटी छोटी पार्टियाँ जो हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिलहाल अनुमान लगाना जो है काफ़ी मुश्किल काम नज़र आ रहा है। ऐसे में कुछ बहुत बड़ा वहाँ पर हो जाए चमत्कार और किसी को बहुमत मिले या फिर किसी को बहुमत ना मिले और कोई मिलजुल कर सरकार बनाए, कोई नए कॉम्बिनेशन देखने को मिले जो अभी नहीं है, पोस्ट पोल देखने को मिले, तो कुछ ना कुछ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग जिस तरह से वोट करने को आगे आए हैं, 61% वोट, वो नाराज़गी का ही वोट हो, वो खुशी का ही वोट हो, वो अपनी समस्याएं जो हैं उनकी वो बताने का ही वोट हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने परसेंटेज में 89 के बाद वोटिंग जो हो रही है वो जमहूरियत लोकतंत्र की जीत है, ये बड़ी बात है। और जाहिर है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट भी आता है तो सरकार तो बन ही जाएगी। कौन दिल्ली का आदमी है उस वक्त तय किया जाएगा, लोग ये कह रहे हैं। फिलहाल तो अपने हिसाब से वोट देना है। चलिए, इलेक्शन कमीशन जश्न कह रहा है, अब जश्न है, जश्न किस तरह से मनाएगी जम्मू कश्मीर की जनता, देखते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है दूसरे फेज में किस तरह से रहने वाला है 26 सीटों का हाल? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।